नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे जबरदस्त विचारों की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की सच्चाई की नींव हिला सकते हैं। हाँ, मतलब वो सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सच है भी? बिल्कुल। कभी सोचा है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो शायद वैसी है ही नहीं जैसी लगती है। मतलब एकदम फिल्मी टाइप। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ कमाल के स्रोत हैं, कुछ दार्शनिक लेख हैं, कुछ वैज्ञानिकों की बातें और कुछ लोगों के, आप कह सकती हैं, हैरान करने वाले अनुभव। ये सब अलग अलग सिद्धांतों की बात करते हैं, जैसे क्या हम किसी कंप्यूटर गेम जैसे सिमुलेशन में जी रहे हैं, या फिर क्या ये पूरा ब्रह्मांड ही बस एक विशाल होलोग्राम है? हाँ, हमारा मिशन क्या है? इन दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज को पकड़ना है, उनको थोड़ा निचोड़ना है और समझना है कि ये हमारे होने, हमारे वजूद के बारे में क्या गहरे सवाल खड़े करते हैं। सही। तो बेसिकली हम रियलिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं आज। एग्जैक्टली। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चर्चा सोच को थोड़ा सा झकझोरने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है सिमुलेशन परिकल्पना। हाँ, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये आइडिया कहता है कि भाई हो सकता है हमारा पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, तारे, आप, मैं, हमारी यादें, सब कुछ मतलब लिटरली सब कुछ। हाँ, सब कुछ किसी बहुत ही ज्यादा एडवांस सभ्यता के बनाए हुए एक सुपर डुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो। जैसे वो फिल्म थी ना, द मैट्रिक्स। हाँ, देखिए कुछ वैसा ही, पर शायद बिना किसी एजेंट स्मिथ के। उम्मीद तो यही है। इस विचार को दार्शनिक निक बॉस्ट्रम ने 2003 में बहुत कायदे से पेश किया था। हाँ, उनका पेपर काफी प्रभावशाली रहा है। उनका तर्क बड़ा मजेदार है और थोड़ा डराने वाला भी है ना। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, सोचिए अगर भविष्य में कोई भी सभ्यता इतनी तरक्की कर लेती है कि वो अपने इतिहास या किसी भी दुनिया के बिल्कुल असली लगने वाले सिमुलेशन बना सके। मतलब परफेक्ट सिमुलेशन। हाँ, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम खुद ही किसी ऐसी सिमुलेशन में जी रहे हैं। और उनका लॉजिक ये है कि अगर ऐसे लाखों करोड़ों सिमुलेशन बन सकते हैं, हाँ, तो असली दुनिया तो एक ही होगी। हाँ, पर नकली मतलब सिमुलेटेड दुनिया तो अनगिनत हो सकती है। राइट। तो गणितीय रूप से हमारे सिमुलेशन में होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई हवाई फलसफा नहीं रह गया है। अच्छा। जैसा कि हमारे स्रोतों में नील डिग्रेसे टाइसन जैसे जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट का जिक्र है, इसे वैज्ञानिक समुदाय में भी एक गंभीर संभावना माना जा रहा है। ओह, मतलब साइंटिस्ट भी सोच रहे हैं इस बारे में। हाँ, बिल्कुल। वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या हम इस सिमुलेशन के कुछ निशान पकड़ सकते हैं, जैसे क्या ब्रह्मांड के नियम किसी पॉइंट पर पिक्सेलेटेड या दानेदार नजर आते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है। हाँ, कुछ वैसा। ये अभी अटकेले हैं, पर इस पर विचार हो रहा है कि क्या वास्तविकता की बुनियाद मतलब एकदम फंडामेंटल लेवल पर डिजिटल हो सकती है। और लोग भी तो अजीब चीजें अनुभव करते हैं। स्रोतों में ऐसे किस्से हैं जहां लोग अपनी जिंदगी में ग्लिच या गड़बड़ियों की बात करते हैं। हाँ, डेजावू जैसा कुछ, या उससे भी अजीब। उससे भी ज्यादा अजीब, सोचकर ही अजीब लगता है। जैसे किसी ने बताया कि उसने सपने में एक ऐसा जानवर देखा जो बिल्कुल अनोखा था, उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह उठकर उसने इंटरनेट पर खोजा, किताबों में देखा, कहीं उसका जिक्र नहीं मिला। ओके। अब कोई कह सकता है कि ये बस अजीब सपना था, पर सिमुलेशन थ्योरी के समर्थक कहते हैं, क्या पता ये सिमुलेशन में कोई छोटी सी प्रोग्रामिंग एरर हो सकता है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम वाकई एक सिमुलेशन है तो असली क्या है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या हमारी परिभाषा बदल जाती है? अगर ये सिमुलेशन ही हमारी पूरी सच्चाई है, तो क्या ये हमारे लिए वास्तविक नहीं है? शायद है। और क्या हम कभी पक्के तौर पर जान भी पाएंगे? मान लीजिए सिमुलेशन बनाने वालों ने इसे परफेक्ट बनाया हो, या वो हमें जानने न देना चाहते हो। एग्जैक्टली। बॉस्टन का तर्क ये भी कहता है कि अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो शायद हमें खुद ऐसे सिमुलेशन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? वरना बनाने वाले हमें बंद ना कर दें, शट डाउन। अरे बाप रे, ये तो डरावना है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता की परतें कितनी गहरी हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें अगले विचार पर ले जाता है, जो शायद थोड़ा और भी ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर दिमाग हिला देता है। ब्रेन इन अ वैट। हाँ, वो क्लासिक थॉट एक्सपेरिमेंट है ना। बिल्कुल। यानी एक जार में रखा हुआ दिमाग। कल्पना कीजिए, आपका शरीर नहीं है, बस आपका दिमाग एक लैब में किसी पोषक तत्व वाले तरल से भरे जार में तैर रहा है। उफ। और ढेर सारी तार उससे जुड़े हैं जो एक सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर आपके दिमाग को बिल्कुल वैसे ही सिग्नल भेज रहा है जैसे आपकी आंखें, कान, त्वचा भेजते।
आपको लगेगा कि आप चल रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, पर असल में आप बस एक दिमाग हैं जिसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे बाप रे, ये सोचने में ही अजीब लगता है। इस भयानक से लगने वाले विचार प्रयोग को दार्शनिक हिलेरी पटनम ने 1981 में काफी मशहूर किया था। हाँ, पटनम। उनका सवाल सीधा और गहरा था। अगर हमारे सारे अनुभव जो हमें इंद्रियों से मिलते हैं, देखना, सुनना, छूना वगैरह, सब बाहर से कंट्रोल किए जा रहे हों, तो हम कैसे साबित कर सकते हैं कि हम असली दुनिया में हैं? हम कैसे जानेंगे? हाँ, हम कैसे जानेंगे कि हम सिर्फ एक जार में पड़े दिमाग नहीं है? ये उस सदियों पुराने सवाल की तरफ ले जाता है, वास्तविक क्या है और हम अपने ज्ञान पर कितना भरोसा कर सकते हैं। हाँ, ये ज्ञान मीमांसा मतलब एपिस्टेमोलॉजी की जड़ों पर हमला करता है। सदियों से दार्शनिक सोचते आए हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर कितना यकीन कर सकते हैं। देकार्त ने भी सोचा था कि शायद कोई शैतान हमें धोखा दे रहा हो। पुटनम का ब्रेन इन अ वैट इसी शक को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संदर्भ में रखता है। तो मतलब अगर हमारे अनुभव पूरी तरह से गढ़े जा सकते हैं, हाँ, तो भारी दुनिया के अस्तित्व का हमारे पास क्या सबूत बचता है? यही सवाल है। पुटनम ने हालांकि तर्क दिया था कि शायद एक ब्रेन इन अ वैट पेड़ शब्द का इस्तेमाल उस तरह नहीं कर सकता जैसे हम करते हैं, क्योंकि उसका अनुभव असली पेड़ से जुड़ा नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। हाँ, ये भाषाई दर्शन का हिस्सा है, पर मूल सवाल वही रहता है, हमारे अनुभवों की गारंटी क्या है? और वाकई कभी-कभी लोगों को अपनी असलियत थोड़ी धुंधली या अजीब महसूस होती है। स्रोत में एक उदाहरण था कि कैसे किसी को आईने में अपना चेहरा देखकर लगा कि ये वो नहीं, कोई और है। हाँ, ये तो काफी डिस्टर्बिंग अनुभव होगा। एकदम डरावना। या कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे आप कोई सपना देख रहे हो जबकि आप जागे हुए हो। हाँ, जिसे डी रियलाइजेशन कहते हैं शायद। हाँ, शायद। लेकिन क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक चीजें नहीं हो सकती? मतलब तनाव या किसी और वजह से? निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं मौजूद हैं और कई मामलों में वही सही भी होंगी। डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन जैसी स्थितियां होती हैं जहां व्यक्ति को खुद से या दुनिया से अलगाव महसूस होता है। लेकिन ब्रेन इन अ वैट का महत्व दार्शनिक स्तर पर है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। सिर्फ इंद्रियों के भरोसे हम सच तक पहुंच सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। ये सिमुलेशन परिकल्पना से थोड़ा अलग है। सिमुलेशन पूरे ब्रह्मांड को नकली बता सकता है। हाँ। जबकि ब्रेन इन अ वैट सीधे आपके व्यक्तिगत चेतन अनुभव मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंस की प्रामाणिकता पर निशाना साधता है। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, दोनों ही हमें सिखाते हैं कि वास्तविकता शायद उतनी सीधी सपाट ना हो जितनी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने बाहरी दुनिया और अपने अनुभवों पर शक किया। अब चलते हैं हमारी यादों की तरफ। एक और बड़ा ही अजीब फिनोमेना, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है एक अनोखी घटना या बात है मंडेला इफेक्ट। हाँ, मंडेला इफेक्ट, ये तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। हाँ, ये तब होता है जब ढेर सारे लोग, हजारों या लाखों, किसी गुजरी हुई घटना या किसी चीज के डिटेल को गलत तरीके से याद रखते हैं। और कमाल की बात यह है कि वे सब एक ही तरह की गलत याद साझा करते हैं। एग्जैक्टली। इसका नाम पड़ा दक्षिणी अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला के नाम से। हाँ, ये कहानी तो सुनी है। हुआ ये कि बहुत सारे लोगों को पक्के तौर पर याद था कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 के दशक में जेल में ही हो गई थी। उन्हें लगता था कि उन्होंने खबर देखी या पढ़ी थी। हाँ, उन्हें शायद टीवी पर खबरें देखना या अखबार में पढ़ना भी याद था। लेकिन असलियत क्या है, उनकी मृत्यु तो 2013 में हुई, जेल से रिहा होने के सालों बाद। हाँ। जब ये बात सामने आई कि अरे इतने सारे लोग एक ही गलत चीज कैसे याद रख सकते हैं, तो इस अजीब सी सामूहिक भूल को मंडेला इफेक्ट कहा जाने लगा। और यही बात इससे इतना दिलचस्प बनाती है। ये किसी एक इंसान की भूल नहीं, ये सामूहिक स्तर पर साझा की गई गलत याद है। स्रोत बताते हैं कि इसके कई और उदाहरण हैं। जैसे अमेरिका में बच्चों की एक मशहूर किताब सीरीज है द बेरेनस्टेन बेयर्स। अच्छा। पर लाखों लोगों को कसम खाकर याद है कि इसका नाम बेरेनस्टेन बेयर्स था, मतलब आखिर में ई था, ए नहीं। सच में ये तो बहुत छोटी सी बात है ना? या फिर स्टार वॉर्स का वो मशहूर डायलॉग। कौन सा? बहुतों को याद है कि डार्थ वेडर कहता है लूक आई एम योर फादर। हाँ, मुझे भी यही याद है। लेकिन असल में वो कहता है नो आई एम योर फादर। लूक शब्द है ही नहीं उस लाइन में। क्या बात कर रहे हैं, सच में? मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये छोटी छोटी लगने वाली बातें जब इतने सारे लोग एक जैसी गलत याद रखते हैं तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? हाँ, क्यों? क्या हम सब पागल हो गए हैं या हमारी याददाश्त इतनी खराब है? देखिए, इसके कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। हाँ। सबसे आम तो यही है कि हमारी याददाश्त परफेक्ट नहीं होती। ये तो है। हम चीजें भूलते हैं, यादें समय के साथ बदलती हैं। कभी कभी हम झूठी यादें गढ़ लेते हैं, जिसे कन्फैबुलेशन कहते हैं। अच्छा। इंटरनेट के जमाने में गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है
और हमारी यादों को प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कुछ लोग इसे और ज्यादा रहस्यमयी तरीके से देखते हैं। मतलब? वो इसे समानांतर ब्रह्मांडों मतलब पैरेलल यूनिवर्स या टाइमलाइन शिफ्टिंग से जोड़ते हैं। अरे वाह, जैसे साइंस फिक्शन में होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। उनका मानना है कि शायद हम अनजाने में एक वैकल्पिक वास्तविकता में चले गए हैं, जहां इतिहास थोड़ा अलग था और हमारी यादें पुरानी टाइमलाइन की हैं। ये तो काफी वाइल्ड थियरी है। हाँ, हालांकि ये विचार वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है और ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इसे स्मृति की गड़बड़ियों का ही नतीजा मानते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी यादों पर या सामूहिक इतिहास पर भी भरोसा नहीं कर सकते? ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। ये एक जरूरी सवाल है। मंडेला इफेक्ट हमें याद दिलाता है कि हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक यादें कितनी लचीली और परिवर्तनशील हो सकती हैं। इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि उसे कैसे याद रखा जाता है, कैसे सुनाया जाता है, इस पर भी निर्भर करता है। तो मतलब यादें बदल सकती हैं? हाँ, ये हमारी यादों की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ झूठ है। बस ये कि हमें थोड़ा आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। बाप रे, पहले बाहरी दुनिया पर शक, फिर यादों पर, अब क्या बचा? अब बचा है वास्तविकता का ढांचा ही। अरे हाँ, वास्तविकता का ताना बाना ही। चलिए अब बात करते हैं होलोग्राफिक सिद्धांत की। हाँ, द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। ये आइडिया सीधा मॉडर्न फिजिक्स से आया है, खासतौर पर स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी जैसी भारी भरकम चीजों से। हाँ, ये काफी एडवांस्ड फिजिक्स है। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ये कहता है कि हमारा पूरा 3D ब्रह्मांड, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, असल में किसी दूर की सपाट 2D सतह पर लिखी जानकारी का सिर्फ एक प्रक्षेपण या होलोग्राम हो सकता है। बिल्कुल, जैसे क्रेडिट कार्ड पर छोटा सा होलोग्राम 3D इमेज दिखाता है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड। हाँ, दिमाग घूम गया। ये विचार ही दिमाग घुमाने वाला है। इस क्रांतिकारी विचार को सबसे पहले 1993 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी जेरार्ड टी हूफ्ट ने सामने रखा था। जेरार्ड टी हूफ्ट, हाँ। बाद में लियोनार्ड सस्किन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे और आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए जरूरी सारी जानकारी उसकी बाहरी सीमा मतलब बाउंड्री पर ही एनकोड की हुई हो। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम असली नहीं है, बल्कि ये कि असली होने का मतलब शायद हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं ज्यादा पेचीदा और अजीब है। और ये जानना दिलचस्प है, ये विचार आया कहाँ से? ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है। अच्छा, कहाँ से आया? ये जटिल भौतिकी के सवालों को सुलझाने की कोशिश में उभरा है, खासकर ब्लैक होल्स के अध्ययन से। ब्लैक होल्स? ओह हाँ, ब्लैक होल्स के साथ एक पहेली थी जिसे इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं, कि क्या ब्लैक होल में गिरने वाली चीजों की जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के खिलाफ लगता था। होलोग्राफिक सिद्धांत इस समस्या का एक संभावित हल देता है। ये बताता है कि जानकारी नष्ट नहीं होती, बल्कि ब्लैक होल की सतह मतलब इवेंट होराइजन पर 2D रूप में चिपकी रह जाती है। अच्छा, मतलब जानकारी 2D में सेव हो जाती है। हाँ, एक तरह से। इसी आइडिया को फिर पूरे ब्रह्मांड पर लागू करने की कोशिश की गई। ये वो क्षेत्र हैं स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम ग्रेविटी, ब्लैक होल फिजिक्स, जो वास्तविकता के सबसे बुनियादी स्तर पर मतलब बहुत छोटे पैमाने पर या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों में सच क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये फिजिक्स से आया है। लेकिन फिर वही बात, क्या इसकी भी कोई अनुभव वाले उदाहरण है? स्रोत में एक जिक्र था कि किसी ने अपने घर में कोई ऐसी चीज देखी जो पहले कभी नहीं थी और किसी और को दिखी भी नहीं। पर ये तो सिर्फ एक संयोग भी हो सकता है ना? या शायद आंखों का धोखा। बिल्कुल, व्यक्तिगत अनुभवों को सीधे इस सिद्धांत से जोड़ना बहुत ज्यादा अटकलबाजी होगी। आंखों का धोखा, दिमागी वहम, कई चीजें हो सकती हैं। हाँ, होलोग्राफिक सिद्धांत का महत्व उसके गणितीय और सैद्धांतिक आधार में है। ये भौतिकी के नियमों से निकला एक संभावित निष्कर्ष है, ना कि किसी के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित। तो मतलब ये एक थ्योरी है अभी? हाँ, एक लीडिंग थ्योरी है कुछ क्षेत्रों में। ये हमें बताता है कि स्पेस और डायमेंशन शायद उतने मौलिक न हो जितना हम सोचते हैं। हो सकता है कि हम जिसे 3D स्पेस समझते हैं वो वास्तव में कम आयामों वाली जानकारी से उभर रहा हो। वाह। वैज्ञानिक अभी भी इसे समझने और इसके संभावित सबूत खोजने पर काम कर रहे हैं, जैसे कि क्या स्पेस टाइम में ही कोई होलोग्राफिक शोर या धुंधलापन खोजा जा सकता है। ये अभी विज्ञान की सीमाओं पर है, पर यह वास्तविकता की हमारी समझ को जड़ से चुनौती देता है।
तो भाई आज हमने क्या क्या नहीं देख लिया। सिमुलेशन, परिकल्पना, जिसमें हम शायद एक गेम में जी रहे हैं, ब्रेन इन अ वैट, जहां शायद हम बस एक दिमाग हैं, मंडेला इफेक्ट, जो हमारी साझा यादों पर ही सवाल उठा देता है, और होलोग्राफिक सिद्धांत, जो कहता है कि शायद हमारा 3D ब्रह्मांड ही एक 2D सतह का प्रक्षेपण है। ये सारे विचार हमें मजबूर करते हैं कि हम जिसे वास्तविकता मानकर चलते हैं उस पर एक बार फिर से सोचें, है ना? बिल्कुल। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि दर्शन और विज्ञान कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और हमारी समझ की सीमाओं को आगे धकेलते हैं। ये हमें अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, ज्ञान, नॉलेज और अनुभव की प्रकृति, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में उन बुनियादी सवालों को पूछने के लिए उकसाते हैं जिन्हें हम अक्सर मान कर चलते हैं। हाँ, हम सोचते ही नहीं इन सब पर रोजमर्रा में। सही कहा। वास्तविकता कोई साधारण ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल, परतदार और शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब पहेली है, जिसे हम अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रोताओं के लिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर मान भी लें एक पल के लिए कि हमारी ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, चाहे वो सिमुलेशन हो, होलोग्राम हो या कुछ और ही हो, तो क्या इससे वाकई इस बात पर कोई फर्क पड़ना चाहिए कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं? हाँ, क्या इससे हमारे जीने का तरीका बदलना चाहिए? रिश्ते कैसे निभाते हैं? या अपने जीवन का अर्थ कैसे ढूंढते हैं? ये एक गहरा सवाल है। शायद इन सवालों के निश्चित जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण है इन सवालों को पूछना, उन पर सोचना और अपनी समझ के दायरे को लगातार बढ़ाते रहना। आप क्या सोचते हैं?